आदाब, मैं मीनाक्षी शोरान हाजिर हूँ हिंदुस्तान के सोशो कल्चरल और इकोनॉमिक इश्यूज पर खास प्रोग्राम लेकर। ये है इंडिया। हमारी इस खास पेशकश में आज बात ग्रीन हाइड्रोजन की। हमें याद रखना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर ने नवंबर 2020 में नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन शुरू करने की योजना की बात की थी। ग्रीन हाइड्रोजन के फील्ड में आगे बढ़ने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने कंट्री के 75वें इंडिपेंडेंस डे के मौके पर नेशनल हाइड्रोजन मिशन का ऐलान भी किया था और इसके बाद ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कई अहम कदम भी उठाए हैं। ग्रीन एनर्जी सोर्सेज से हाइड्रोजन पैदा करने के लिए बजट 2021-22 में भी हाइड्रोजन एनर्जी मिशन शुरू करने की बात ऑलरेडी की भी जा चुकी है। अब समझने वाली बात यह है कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, इसके सोर्सेज क्या हैं, इसमें एनर्जी की कैटेगरी में इसे क्यों रखा गया है, स्पेशली ग्रीन एनर्जी की कैटेगरी में ये कैसे आता है और किस तरह से इस एनर्जी का इस्तेमाल हमारी जिंदगी को बदलने वाला है। इन्हीं सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ग्रीन स्टेट के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर जीवन प्रकाश गुप्ता। सर, वेलकम टू द स्टूडियो। और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के फॉर्मर ज्वाइंट सेक्रेटरी और पीएचडी चेंबर्स ऑफ कॉमर्स में एनवायरनमेंट कमेटी के को चेयरमैन डॉक्टर जितेंद्र स्वरूप शर्मा। आप दोनों का ही हम वेलकम करते हैं। और डॉक्टर जितेंद्र स्वरूप, सबसे पहला सवाल भी मैं सर आप ही से जानना चाहती हूँ। देखिए, अब हमारे पास G20 की प्रेसिडेंसी है, तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ों का न सिर्फ एज है बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इस लिहाज से है कि हम किस तरीके से, क्योंकि G20 में एक बड़ा जो मुद्दा है इकोनॉमी और बाकी चीज़ों के अलावा वो एनवायरनमेंट भी रहता है। तो वैसे में जबकि हमारे पास G20 की प्रेसिडेंसी है, हम यहाँ से कैसे रास्ता दिखा सकते हैं ना सिर्फ उन डेवलपिंग नेशंस को जो कि हमारे ऊपर एक तरीके से नज़र रखते हैं कि हम क्या रास्ता बताएं, बल्कि उन डेवलप्ड नेशंस को भी जो कि हमसे कहीं ज़्यादा एमिशन करते हैं, कहीं ज़्यादा CO2 का उत्सर्जन है वहाँ से, लेकिन बावजूद उसके कि ठीक रहा हमारे ऊपर वो फोड़ते हैं। तो क्या पाथवेज हो सकते हैं हमारे यहाँ से G20 की प्रेसिडेंसी को देखते हुए? ये बहुत अच्छा एक मौका है हमारे लिए G20 नेशंस को एड्रेस करने के लिए, क्योंकि पोस्ट वार और ड्यूरिंग पेंडेमिक टाइम सम ऑफ दी जो G20 कंट्रीज थे वो कोल के ऊपर स्विच ओवर कर गए थे फ्रॉम दी न्यूक्लियर एंड अदर सोर्स ऑफ एनर्जी से। तो अभी जो क्लाइमेट इशू को लेके वहाँ पर भी सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है अभी एक्सपेंशन ऑफ फॉसिल फ्यूल पे भी हो रहा है। तो इस सब को कंट्रोल करने के लिए जो ग्रीन हाइड्रोजन जो प्रेसिडेंसी हमको मिली है, एक तो उसको प्रमोट करेंगे लेकिन ये होगा सब फेज मैनर में। जैसे 2020 तक 25 तक हमको पहले गैस पाइपलाइन में हमको एथेनॉल ये दूसरी गैसेस मिला के करना है, फिर कुछ पाइपलाइंस में हमको एथेनॉल मिलाना है पेट्रोल में, वो भी करना है। उसके बाद ये ग्रीन हाइड्रोजन का नंबर आता है। तो इस तरह से G20 कंट्री के लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत है टू प्रमोट दी क्लाइमेट मिटिगेशन पार्ट। ये बहुत ज़रूरी है, स्पेशली दी क्लीन टेक्नोलॉजी टू बी प्रमोटेड। ये सब करना होगा हमको। राइट सर। और डॉक्टर जीवन प्रकाश गुप्ता जी, आपसे मैं जानना चाहती हूँ, देखिए हम बात कर रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी की और बहुत सारी ऐसी बातें जो कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि टेक्निकल बातें हमने की हैं। हालांकि कुछ उसमें बातें जैसे आपने B4 से B6 पर जंप करना बताया और उससे कैसे जो उत्सर्जन है उसमें राहत मिलेगी, वो सब बातें हैं। लेकिन मैं आपसे जो जानना चाह रही हूँ हमारे उन दर्शकों के लिए जिनके लिए टेक्निकली इस बात को समझना कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हमारे एनवायरनमेंट में हो जाता है और वो धुएं के रूप में या बाकी और तरीके से रह जाता है, तो एक बिल्कुल कॉमन लेमैन के लिए जो हमारा एक तरह से वो व्यूअर जो कि बहुत टेक्निकल टर्म्स को नहीं समझता है, लेकिन उसे भी आप बताइए कि क्या ये ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी है और कैसे हर एक व्यक्ति जो इस दुनिया में रहता है या हर एक प्राणी जो कि जीवित है और सांस लेता है उसके लिए ये एनर्जी बहुत ज़रूरी है। देखिए, आपने पहले बोला कि इंडिया क्या पाथवे G20 को दे सकता है। ऑलराइट। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पाथवे दैट इज सर्कुलर इकोनॉमी। जहाँ सर्कुलर इकोनॉमी, आपको मालूम है इंडिया के अंदर अपन कोई चीज़ को वेस्ट नहीं करते थे, उसको रीयूज़ करते थे, तो उससे क्या होता है, कंजम्पशन कम होती है, प्रोडक्शन कम होती है। तो जब तक
entire the you can say the style of living is from a greed based to need based. This is the most important pathway which our Prime Minister is advocating and showing to the G20 world. According to me, simply by ये आपका ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन एनर्जी से ये क्लाइमेट चेंज का नहीं होगा। अपने को एक नया मास मूवमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, चेंज इन द लाइफ स्टाइल, entire sustainability on this planet has to be based upon consumption, not production. This is the pathway. तो सर मिनिमलिस्ट हो जाएं सब लोग। हाँ जी, मिनिमलिस्ट वाला जो कंसेप्ट आजकल है, वी शुड फॉलो दैट। हाँ, और थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच इज वेरी इम्पॉर्टेंट, एंड ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है द वर्ल्ड पीस, इनर पीस एंड आउटर पीस। दिस यही ओनली अब तक हिंदुस्तान इंडिया वो ऑफर करता है वर्ल्ड को। एक तरफ तो आप इतने बम्बार्डमेंट कर रहे हैं और CO2 एमिशन कर रहे हैं, कितना बिलियंस ऑफ डॉलर वर्ल्ड का ई बीइंग शिफ्टेड फॉर प्रिपरेशन ऑफ वॉर। आवर कंट्री टू द G20 शुड टेल टू प्रिपेयर फॉर पीस। Right. How to prepare for peace is again a new pathway which only our Prime Minister can do it and will do it. Sure, sir. मैं बस चलिए मैं आपसे बाद में पूछती हूँ ये सवाल, और डॉक्टर जितेंद्र स्वरूप शर्मा जी आपसे भी ये सवाल कि जो हमारा एकदम कॉमन लेमैन है, जो हमारा आम आदमी है, उसको आप बताइए कि ये ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी क्या है और उसकी ज़रूरत क्यों है और उसकी ज़िंदगी के लिए ये क्यों ज़रूरी है। पिछले कई डिकेड्स में आप देखेंगे एवरी 20-25 ईयर्स एनर्जी का जो पैटर्न है बदलता जाता है। जैसे पहले स्टोन एज थी, उसके बाद फायर आया, फिर उसके बाद वुड एज आया, फिर कोल आया, लाइक दैट गैस हैज कम, देन फाइनली फॉसिल फ्यूल हैज कम, ये पेट्रोल क्रूड ऑयल वगैरह आए, गैस आई, नाउ वी आर स्विचिंग ओवर टू 2G एथेनॉल एंड बायोफ्यूल्स, now coming to the green hydrogen, solar energy, e-vehicle and all that. तो कॉमन आदमी भी कैच करता है इसको। जैसे पहले LPG गांव में नहीं जाती थी, LPG अभी गांव में जा रही है। LPG सिलेंडर गवर्नमेंट भी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, अपने आप भी लोग खरीद रहे हैं, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द क्लीनेस्ट फ्यूल। तो इसी तरह लोग अभी अच्छी अच्छी चीज़ों को पिकअप करते हैं, जैसे आजकल सेलफोन हर एक के पास है, तो बिकॉज इट इज़ द नीड ऑफ द लाइफ। लेकिन जैसे डॉक्टर गुप्ता ने कहा, लाइफ स्टाइल तो हमको चेंज करना पड़ेगा टू रिड्यूस द एमिशंस। वी हैव टू लिव इन दैट डायरेक्शन, जिससे कि एमिशन कम से कम निकलें। जैसे पूलिंग ऑफ द कार का है, या और भी चीज़ें, घर में पानी कंजर्वेशन का है, और भी चीज़ें हैं जैसे। तो कॉमन मैन तो अच्छी चीज़ को सब पकड़ते हैं। बिल्कुल, लेकिन वो पकड़ेंगे कैसे, यही तो सवाल है ना डॉक्टर जीवन प्रकाश जी, कैसे उसको वो हासिल करेंगे। वो जैसे पकड़ेंगे ऐसे, पहले चलिए। इट शुड मार्केट में आनी चाहिए, इट शुड बी यूटिलाइज समवेयर आना चाहिए। कैसे आएगा सर, किस फॉर्म में आएगा? नहीं, किस फॉर्म में आएगा ये तो देखिए, वो तो ग्रीन हाइड्रोजन है, इसको किस फॉर्म में लाएंगे। हाइड्रोजन तो गैस ही है, या तो उसको अमोनिया बना के लाएंगे, फिर उसे कन्वर्ट करेंगे, या क्रायोजेनिक कंडीशन में लाएंगे। लेकिन इट मस्ट बी एक्सेसिबल, अफोर्डेबल, तभी तो लोग लेंगे। अफोर्डेबल होनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनियां भी आ नहीं रही हैं, बिकॉज इट इज नॉट अफोर्डेबल। बट जब ये बजट में अनाउंस किया है गवर्नमेंट ने, नए नए कंसेशंस आ रहे हैं, नाउ द एंटरप्रेन्योर विल कम एंड दे विल डिस्ट्रीब्यूट, दे विल मैन्युफैक्चर मैनी थिंग्स कंसर्निंग टू द ग्रीन हाइड्रोजन, देन हाइड्रोजन विल कम इन द मार्केट ऑटोमेटिकली। देखिए, मैं इसको ऐड करना चाहूँगा जो डॉक्टर जी, मैं ये भी ऐड करवाना चाहती हूँ सर आपसे, कि जैसे इन्होंने बताया ना सर ने कि जैसे LPG है, पहले वो शहरों में था, फिर वो गाँव में सिलेंडर के फॉर्म में पहुँच गया, और सरकार की भी उज्ज्वला योजना है, और अदरवाइज जो अपने पर्सनल यूज़ के लिए लोग अपने से लेते हैं वो भी है। तो एक सिलेंडर है जिसमें कि वो LPG उनको मिल रहा है। ऐसे ही जो हमारे पास और अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं, चाहे हम इंपोर्ट करें, जैसे तेल है, तो हम उसको माप पा रहे हैं, कितना लीटर हमको लेना है, उसका एक दाम है, बाकी सब चीज़ें हैं। तो ये एक तरीके से हमारे सामने की चीज़ है, लेकिन क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी नया है,
तो ये कैसे लोगों को एक्सेसिबल होगा, लोगों तक इसकी पहुंच कैसी होगी? अभी महंगा है, क्या कल को सस्ता भी होगा? कैसे रखेंगे? स्टोर करने की चीजें हैं या फिर जरूरत के हिसाब से ले लिया जाएगा? सो बहुत सारे सवाल हो सकते हैं हमारे व्यूअर्स के मन में ना। तो कॉमन सिटीजन ऑफ इंडिया के तौर पर ही मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि वो सब सवाल जो हमारे दर्शकों के मन में हो सकते हैं, ये सब सवाल हो सकते हैं उनके मन में, है ना? तो आप इसी हवाले से हमको बताइए कि कैसे कैसे क्या क्या होगा। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक बतलाया। देखिए, कॉमन मैन के लिए सबसे पहले चीप, जितना ये सस्ता होता चला जाएगा उतना उनकी एक्सेप्टेंस बढ़ती चली जाएगी। तो दूसरा क्या, उनको रीच तक मिलना चाहिए, उनको घर तक मिलना चाहिए, कारों तक मिलना चाहिए, स्कूटर तक मिलना चाहिए। तो जब ये दोनों चीज़ होती है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करना अपनी गवर्नमेंट का काम है, उनके घर तक पहुंचाना अपनी गवर्नमेंट का काम है, उनको अफोर्डेबल प्राइस पे पहुंचाना गवर्नमेंट का काम है। और उसके लिए सब डायरेक्शन में काम चल रहा है कि इसके ग्रीन हाइड्रोजन के लिए ट्रांसपोर्टेशन का मुद्दा ये बहुत ही डिफ़िकल्ट, कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि ये बहुत लाइट गैस होती है और इसके अंदर एनर्जी जो मात्रा होती है वो 3.3 to 3.5 टाइम ज़्यादा होती है। तो क्या होता है, अगर ये निकलती है इतनी लाइटर होते हैं एकदम उड़ जाती है। तो सेफ्टी के हिसाब से वो बेटर है। हाँ। क्योंकि ये एक्यूमुलेट नहीं होती, एनवायरनमेंट में फायर को बढ़ने नहीं देती, ये ऊपर जाके डिफ्यूज हो जाती है। हाँ। तो ये तो सेफ्टी का एंगल है कॉमन आदमी के लिए। ऑब्वियसली अगर वो पेट्रोल पंप पे गैस का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा तो वहाँ पर सेफ्टी एस्पेक्ट, और जिस गाड़ी में या स्कूटर में डाला जाएगा वो मैन्युफैक्चरर्स और पेट्रोल पंप, पेट्रोल कंपनीज इसको इंश्योर करेंगी कि सेफ्टी स्टैंडर्ड जो इंटरनेशनल हैं, हाँ, बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, वो इम्प्लीमेंट हो। तो उनकी एप्लीकेशनें स्लोली बढ़ती चली जाएंगी। बट डायरेक्टली पर से it is not like a mobile, it is going to affect the lifestyle of the people, except उनको clean environment रहने को मिलेगा। Right. तो वो environment मिलता है और cheaper price के ऊपर मिलता है और उनकी reach में मिलता है, तो ये एक एक्सेप्टेबल फ्यूल बन जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि सर हमारे डायमेंशन थोड़े से खुले हुए हैं ना। देखिए, हम B6 की भी बात कर रहे थे, हम ई व्हीकल्स की भी बात कर रहे हैं और फिर हम इस क्लीन एनर्जी की भी बात कर रहे हैं। तो ये जो शिफ्ट्स हैं, ये किसी भी सरकार के लिए, और जहाँ की पॉपुलेशन जो है वो अगर 140 करोड़ के आसपास है तो आसान नहीं है। लेकिन फिर भी एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि बोल्ड स्टेप इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि नीड ऑफ आवर है। क्लीन एनर्जी अगर नहीं होगी तो फिर समस्या होगी। इसको हम समझते हैं डॉक्टर जितेंद्र स्वरूप शर्मा आपसे, क्योंकि देखिए हम अपने हवाले से तो बात कर रहे हैं, हमने अपने कॉमन सिटीजन ऑफ इंडिया जो है उसको भी समझाने की हमने कोशिश की है, लेकिन हम ग्लोबली भी इस चीज़ को समझना चाहते हैं। क्यों? इसलिए कि देखिए, दुनिया भर में रिक्वायरमेंट तो है आज के दिन में यही है कि कैसे हम क्लीन और ग्रीन रह पाएं। उस हवाले से अगर मैं समझूं तो हमारे जो इनिशिएटिव्स हैं वो कैसे दूसरे देशों को भी रास्ता दिखा सकते हैं। और आपने कहा कि इन्वेस्टमेंट भी हमारे यहाँ हो रहा है, तो क्या वो इन्वेस्टमेंट सिर्फ इस हवाले से हो रहा है कि वो यहाँ पर बनते देखना चाहते हैं और हम ही लोगों के लिए होगा, या वो इस हवाले से है कि वो अपने लिए उसको इम्पोर्ट करना चाहते हैं और हम एक सेफ और एक तरह से वो नेशन है जो कि हर लिहाज से उनको मुफीद हैं? देखिए, हाइड्रोजन की विदेशों में बसेस चल रही हैं, कुछ व्हीकल भी चल गए हैं, उनको हाइड्रोजन की ज़रूरत है। और उनको हाइड्रोजन का सोर्स ग्रीन है या नॉन ग्रीन है ये अभी किसी को पता नहीं है। ओके, ठीक है। हाइड्रोजन का सोर्स सभी के लिए ग्रीन होना चाहिए, क्योंकि आप तो क्लाइमेट को एड्रेस करना है। क्लाइमेट को एड्रेस करने के लिए ही आपको कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं करना है और भी पार्टिकुलेट मैटर्स नहीं निकालने हैं। वाटर वेपर्स की प्रेजेंस होती है एटमॉस्फेयर में, उसको भी कम करना है। ये सब आपको स्टेप्स तो लेने पड़ेंगे। अब जो इंडिया में, अगर जैसे गवर्नमेंट ने कहा है कि इंडिया शुड बी एक्सपोर्ट हब फॉर द हाइड्रोजन, बिकॉज यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ
सनलाइट बहुत है हमारे कंट्री में। Okay. 360-65 दिन में करीब 350 दिन अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट रहती है। और पहले शुरू में सोलर एनर्जी का कॉस्ट बहुत ज़्यादा था, इट हैज़ कम डाउन टू ड्रास्टिकली। तो सोलर एनर्जी विल बी ए क्लीनेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी टू प्रोड्यूस द ग्रीन हाइड्रोजन। तो ये है, और भी आगे चीज़ें बहुत होंगी, हम लोग एक्सपोर्ट भी करेंगे। ओके और विच इज़ वेरी गुड। अगर हम ना सिर्फ अपने देश की जो ज़रूरत है उसको पूरा करें बल्कि एक्सपोर्ट भी करें, क्योंकि अभी जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं ना सर डॉक्टर जीवन प्रकाश जी, वो हमारे ऊपर बहुत बड़ा भार है। मतलब हम ऑलमोस्ट 85% से भी ज़्यादा तो हम इंपोर्ट करते हैं और उसके लिए हम काफ़ी डॉलर है जो हमारा बाहर जाता है। लेकिन अगर हम ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि हम उस कैपेसिटी में होंगे कि हम उसको एक्सपोर्ट कर पाएंगे, तो फिर एक तरीके से फिर जब हम बड़ी इकोनॉमी की तरफ जो बढ़ने की बात कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं फुलफिल होगी। लेकिन कैसे हम जो बाकी दुनिया के मुल्क हैं वो हमारी तरफ देख रहे हैं, क्या वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिहाज से देख रहे हैं, हमको वो मार्केट के तौर पर देख रहे हैं, वो यहाँ से इंपोर्ट करना चाहते हैं उस लिहाज से देख रहे हैं? तो हिंदुस्तान जो है वो कैसे एपिक सेंटर बना हुआ है एक तरीके से, अगर हम क्लीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं? तो देखिए, आपने काफ़ी अच्छा पॉइंट क्वेश्चन रेज किया है। देखिए, कोई भी इंटरनेशनल कंपनी इन्वेस्टमेंट अगर इंडिया में करेगी तो उनको रिटर्न्स चाहिए। राइट। तो कोई चैरिटी के लिए नहीं करता है, बिजनेस चैरिटी के लिए नहीं करता है, चैरिटी एक बार हो जाती है। तो अगर वो यहाँ पर करेगा और अगर उसको यहाँ पर अच्छी प्राइस मिलती है तो यहाँ पर सारे अपने कंट्री की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। अपन 85% जो एनर्जी को इंपोर्ट करते हैं, अगर हम उनको रिप्लेनिश अपनी कंट्री के लिए कर देते हैं तो हमको तो एक्सपोर्ट करने की नीड भी नहीं पड़ेगी। और अगर एक्सपोर्ट करेंगे अपने को डॉलर की अर्निंग मिलेगी। तो ये तो ट्रेडिंग है, जहाँ पर भी अपने को बेटर प्राइस मिलती है, उनको अगर ज़रूरत है ग्रीन हाइड्रोजन की, हम अपनी प्राइस डिक्टेट करेंगे उनको, क्योंकि ये तो कमोडिटी जहाँ पर ज़्यादा होगी वो उनको दूसरी को सप्लाई करेगा तो अपने टर्म डिक्टेट करेगा। हम इंपोर्ट करते हैं फ्यूल ऑयल को या नेचुरल गैस को, हमको भी प्राइसेस डिफरेंट कंट्रीज के साथ कॉन्टैक्ट करने पड़ते हैं। तो वो जो बेस्ट कॉन्टैक्ट होता है दिया जाता है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि जो लोग आकर के यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे या डोमेस्टिक को सप्लाई करेंगे, ये तो डिमांड एंड सप्लाई का बैलेंस ऑटोमेटिकली बन जाता है। द क्वेश्चन इज दैट ये इंडिया का जो जियोग्राफिकल लोकेशन है, जैसे डॉक्टर शर्मा ने बताया कि यहाँ पर 350 डेज सन होता है और दूसरे कंट्री में हाइड्रो पावर है, विंड एनर्जी है, तो विंड से वो बनाते हैं। अपनी कंट्री की इतनी सी लाइन ज़्यादा है, तो अपना कंट्री के अंदर ये लाजमी है कुछ टाइम के बाद अपन मोस्ट कॉम्पिटिटिव कॉस्ट के ऊपर ग्रीन हाइड्रोजन बना पाएंगे और इतनी बना पाएंगे अपन एक्सपोर्ट कर पाएंगे और अपन फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर पाएंगे। ठीक है, तो डॉक्टर शर्मा ये कब तक हो पाएगा? अभी तो इनिशिएटिव्स हैं जो लिए जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट है जो हो रहा है, बाहर की कंपनीज भी इंटरेस्ट दिखा पा रही हैं और सब कुछ बहुत फ्रूटफुल सा नज़र आ रहा है। लेकिन अगर हम प्लान अभी तो हम देखें तो ये हमें एक तरीके से थोड़ा सा टू सम एक्सटेंड हमें लगता है कि शायद इसमें समय लगेगा। लेकिन आज की और आने वाले वक्त की जो हमारी प्लानिंग है और फिर उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, उसके बारे में आप अभी कोई जानकारी हमें दे सकते हैं? जो भारत सरकार ने एमिशन कंट्रोल के लिए डिफरेंट 5 नेक्टर एलिमेंट्स दिए हैं, वो सब 2030 तक के हैं। लेकिन हमारी कोशिश ये है देश की सभी वर्गों से कि ये नेक्स्ट 1 डिकेड में इसको पूरा हो जाए। नेक्स्ट 1 डिकेड में ये इसकी कॉस्ट कम हो जाए, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाए, इसको जो है एनर्जी सिक्योरिटी में पूरा लाभ हो। एनर्जी सिक्योरिटी इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। जो पैसा हम ऑयल इंपोर्ट करने में खर्च कर रहे हैं, जो देश जो है कपड़े बना के जूते बना के एक्सपोर्ट करके पैसा कमाता है, और वो सब क्रूड ऑयल खरीदने में चला जाता है। उसको एनर्जी सिक्योरिटी अगर ये हो जाएगा 10 साल में, वी हैव 350 दिन से ज़्यादा सनलाइट है आपके पास, पानी की कोई कमी नहीं है। डॉक्टर गुप्ता ने अभी बताया ही है, लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है हमारी, उसमें क्या दिक्कत है? डिसैलिनेशन करिए आप और वो हाइड्रोजन बनाइए,
और अभी बहुत सारी एक्टिव स्टेट्स काम कर रही हैं इस पर। शायद केरला इज वन ऑफ द लीडिंग स्टेट, दे आर थिंकिंग फॉर ग्रीन हाइड्रोजन फ्रॉम डिसैलिनेशन ऑफ वाटर। तो इस तरह से तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, लेकिन कम से कम मुझे लग रहा है 8 से 10 साल लगेगा इसको जमीन पर उतरने में। ठीक है सर, लेकिन अभी जैसे सर ने जिक्र किया जीवन प्रकाश जी की केरला है और बाकी स्टेट्स हैं और कॉस्ट लाइन हमारा काफ़ी बड़ा है, तो ऑब्वियसली वहाँ के जो स्टेट्स हैं वो भी इनिशिएट करेंगे। लेकिन अदर नेशंस की अगर मैं बात करूँ, उनकी तरफ से कैसे इनिशिएटिव्स हैं और कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जिनका खास तौर पर इंटरेस्ट है और ख़ास तौर से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने में भी इंटरेस्ट है? देखिए, नॉर्वे सबसे ज़्यादा है, नॉर्वे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं आजकल यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए। और दूसरा जो ग्लोबली आप देखें तो सबसे ज़्यादा जापान में यूज़ हो रही है ऑलरेडी ग्रीन हाइड्रोजन, ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा है, यूएस भी है, और देखेंगे तो कार्बन न्यूट्रल कंट्रीज़ भी हैं, कहीं फिनलैंड है, दे आर कार्बन न्यूट्रल, जर्मनी में सारा ई व्हीकल है, दे डोंट यूज मच द फॉसिल फ्यूल, एक्सेप्ट द वार टाइम में थोड़ा डिसरप्शन हुआ पावर सप्लाई का, तो वो है, बट दैट इज़ अ वेरी स्पेशल कंडीशन। अदरवाइज बाहर तो सभी जगह इनिशिएटिव ले रहे हैं। इनिशियली आवर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर एंड अदर थिंग्स विल कम फ्रॉम द, वी विल इम्पोर्ट ओनली, वी विल नॉट वेट फॉर टेक्नोलॉजी टू डेवलप हियर। उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली यहाँ टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाएगी और सब चीज़ें ज़मीन पर उतरेंगी और ग्रीन हाइड्रोजन बनेगा। ऑल राइट, तो चलिए, हो सकता है कि किसी तरह की दिक्कतें, परेशानियां, छोटे मोटे हर्डल्स हों, लेकिन बावजूद उसके भी जो एक रोड मैप है वो बहुत क्लियर नज़र आ रहा है और वो क्लीन की तरफ हमको लेकर जा रहा है। ये भी हम आपसे जो बातचीत हुई है उसे समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी एक कंक्लूडिंग रिमार्क मैं आपसे ज़रूर चाहूँगी डॉक्टर जीवन प्रकाश गुप्ता जी की, हाउ विल यू कंक्लूड दिस होल सिनेरियो और क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी? देखिए, एक तो मैं बिल्कुल बोलना चाहूँगा, अब दे नो गोइंग बैक, तो वी आर ऑन ए पाथ, इट ए फॉरवर्ड लुकिंग पाथ, और सारा वर्ल्ड इसके अंदर, ये इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, ये सारे वर्ल्ड की कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन है। कोई भी कंट्री, कोई कंपनी अकेला अगर कहता है कि मैं ग्रीन हाइड्रोजन के अंदर सेल्फ सफिशिएंट हो जाऊंगा या आत्मनिर्भर हो जाऊंगा, वो पॉसिबल नहीं है। और यही कारण है, चाहे यूएस है, जर्मनी है, जापान है, नॉर्वे है, उन सब लोगों ने अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ अलायंस पार्टनर बन गए हैं। तो जो भी बेस्ट पॉसिबल टेक्नोलॉजी हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, ये हॉरिजेंटली ट्रांसफ़र हो रहे हैं और वो भी लोग अपने लोकल सेंट्रिक एडवांटेजेस देख रहे हैं और वो अपनी टेक्नोलॉजीज को मॉडिफाई कर रहे हैं टू ब्रिंग टू इंडिया। डेफिनेटली इंडिया कोई ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ बाहर डेवलप हो चुकी हैं हम उनको अपना शुरू से डेवलप करें, उनको अपन लाएंगे, उनको अपने लोकल कंडीशन में कन्वर्ट करेंगे, एसिमुलेट करेंगे और उससे बेटर चीज़ बना करके अपनी कंट्री के लिए और बाहर के लिए अपन सप्लाई कर पाएंगे। और ये फैक्ट है जो अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का ड्रीम है to make it an export hub by 2030, it will happen. Okay. At least if not, it will create enough ecosystem to attain it in a very near future. I am बहुत इसके लिए confident हूँ मैं। ओके सर, कंक्लूडिंग रिमार्क डॉक्टर जितेंद्र स्वरूप शर्मा जी आपकी तरफ से भी कि आप कैसे असेस कर रहे हैं? मैं भी यही कहूँगा कि कंट्री हमारा राइट पाथ पे चल रहा है। जिस तरह से इतनी फास्ट पहले हाइड्रोजन मिशन बना, उसमें 500 करोड़ गए, अभी 19,000 करोड़ गए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सब जगह चल रहा है, बीएचयू में चल रहा है, आईआईटीज में चल रहा है, तो एमएनआरई जो मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, दे आर डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स। तो काफ़ी स्पॉन्सरशिप हो रहा है प्रोजेक्ट्स में, तो काफ़ी काम चल रहा है ग्राउंड लेवल पे। और जिस तरह से पॉलिसी बन रही है, सेफ्टी स्टैंडर्ड बन रहे हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन रहे हैं ऑन हाइड्रोजन, तो आई एम वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक ग्रीन हाइड्रोजन will be a reality to address the climate change. Okay. This is what. So इससे अच्छा कोई नोट हो नहीं सकता है किसी भी प्रोग्राम को समाप्त करने का, वाइंड अप करने का। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही का, आपने वक्त निकाला और हमारे साथ इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि एक तरह से आज के दिन में अगर हम देखें तो जिस तरह का एनवायरनमेंट हमें नज़र आ रहा है वो कम से कम नहीं रहेगा और एक
क्लीन और ग्रीन एनवायरनमेंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है क्योंकि 2023 में हम बात कर रहे हैं और हमारे जो दोनों ही एक्सपर्ट हैं उनकी तरफ से कहा गया कि बाय 2030 हम उसको अचीव भी करने जा रहे हैं। और अगर 100% अचीवमेंट नहीं होगा तो कम से कम हम उस जगह पर होंगे कि कम से कम हमें वहाँ पर और ज़्यादा क्लैरिटी से नज़र आएगा कि यस दिस इज़ द थिंग जिसके ऊपर हमें आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जीवन प्रकाश, आप हमारे साथ आए स्टूडियो में, और डॉक्टर जितेंद्र स्वरूप शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो हमारे इस खास प्रोग्राम में फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप अपनी राय हम तक भेज सकते हैं, सजेशंस हमें बता सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी आप नोट कर लीजिए, ddurduspecials@gmail.com। इसके साथ पूरी ही टीम को इजाजत दीजिए। आदाब।